नमस्कार। मार्गदर्शन पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। हर एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चन अवश्य आते हैं जिनमें जीके पूछी जाती है। तो इसी को लेकर हम ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकायों को कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए यूजफुल रहेगा। और इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग की इस वीडियो को लेकर मैं आपके लिए आया हूं। मैं हूं राजीव शर्मा, आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन पर। ये नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं। फॉलो राजीव शर्मा के नाम से आप टाइप करेंगे टेलीग्राम में तो मेरा चैनल मिल जाएगा। साथ ही मार्गदर्शन और सिविल सर्विसेज आप टाइप करेंगे तो मार्गदर्शन का ऑफिशियल चैनल आपको मिल जाएगा। इनमें से किसी भी चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो इन वीडियोज़ की PDF आपको मिलेगी। साथ में अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज़ जो हमारी आती रहती हैं उनके बारे में भी सूचना यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। और अन्य क्विज जो हम कंडक्ट कराते हैं इन चैनल्स पर वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो जल्दी से इनको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो निर्वाचन आयोग पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। देखिए, हमारे संविधान में जिन निकायों के संबंध में प्रबंध किए गए, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ उस समय जो प्रबंध किए गए और उनके आधार पर जिन निकायों की स्थापना हमारे देश में की गई है तो उनको हम बोलते हैं संवैधानिक निकाय। यानी कि इन बॉडीज के बारे में हमारे संविधान में ही प्रबंध कर दिए गए और उन्हीं के आधार पर इनकी स्थापना हुई। जैसे निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य से लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, भारत के महान्यायवादी और कुछ अन्य बॉडीज, ये संवैधानिक निकाय हैं। लेकिन जिन निकायों के विषय में, जिन संस्थाओं के विषय में हमारे संविधान में कोई प्रबंध नहीं था और बाद में आवश्यकता के अनुसार कोई विधान बनाकर उनकी स्थापना की गई, उनको हम बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय या वैधानिक निकाय भी उनको हम बोलते हैं। और उनके उदाहरण में हम सबसे पहले देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण उसका है नीति आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को ही की गई। इससे पहले प्लानिंग कमीशन हमारे देश में काम करता था। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो गैर संवैधानिक निकाय हैं वो हैं केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसको हम CBI बोलते हैं, और कुछ अन्य बॉडीज जो गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आती है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे निर्वाचन आयोग के विषय में। निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 324 के अनुसार इसकी स्थापना की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश में जो मतदाता होते हैं उनके लिए क्या आवश्यक होता है, क्या उनकी पात्रता होती है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा इस दुनिया में हमारा देश है और इतने बड़े स्तर पर यहाँ चुनाव किए जाते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि एक ऐसी संस्था हो जो सुचारू रूप से चुनावों का संचालन कर सके और साथ ही व्यवस्था के एक निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव कंडक्ट किए जा सके। तो उसके लिए कानून बनाता है निर्वाचन आयोग। और उन कानूनों के तहत हमारे देश के जो भी नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वो पात्र होते हैं मतदान के लिए। इसका प्रबंध किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 में। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतदान की पात्रता प्रदान की जाती है। तो 324 के अंतर्गत नहीं की जाती, कुछ लोग इसका आंसर करते हैं 324। इसकी जो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 326 के अंतर्गत की गई है। और जो भी देश का नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, साथ ही में जो किसी अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर या किसी विधि के अधीन निवास, चित्त विकृति या किसी अन्य कारण के आधार पर अयोग्य ना हो, उसको मतदान के लिए आवश्यक पात्रता प्रदान की जाती है और मतदाता सूची में उसका नाम शामिल कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के विषय में। तो निर्वाचन आयोग का जो प्रबंध किया गया है वो किया गया है संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 का तक इसका प्रबंध किया गया है निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग हमारे देश में संसद और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन का कार्य कराता है अपने अधीक्षण में। और इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 327 के अंतर्गत। 327 के अंतर्गत यह शक्ति प्रदान है संसद को कि वो निर्वाचन आयोग
के विषय में ये कानून बना सके, किस तरह से निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव कंडक्ट कराएगा या चुनाव संपूर्ण कराएगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 328 में भी राज्य विधानमंडलों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं कि वो निर्वाचन से संबंधित कुछ विधि अपने आप बना सके। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि राज्य विधानमंडल केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकते हैं जिन पर संसद द्वारा कानून नहीं बनाए गए हैं, या जिन कानूनों को संसद द्वारा बनाया गया है उन्हीं के अनुपूरक के रूप में राज्य विधानमंडल कोई कानून इस अनुच्छेद 328 के अंतर्गत बना सकते हैं। तो दो फैक्ट यहाँ पे कवर हो गए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो निर्वाचन आयोग के विषय में ये कानून बनाए, इस प्रकार से चुनाव संचालन किए जाएंगे। तो वो अनुच्छेद 327 है। और राज्य विधानमंडलों को निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 328 के अंतर्गत प्रदान की गई है। 324 अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है और यह एक संवैधानिक निकाय है। ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को ही इसी कारण से हमारे देश में मतदाता दिवस मनाया जाता है। जब इसकी स्थापना की गई थी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 324(2) में ये प्रबंध है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जिनकी संख्या संसद द्वारा स्थापित की जाती है। राष्ट्रपति इनको समय समय पर निर्धारित करता है संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत। शुरू में ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो संख्या थी, निर्वाचन आयोग में जो निर्वाचन आयुक्त की संख्या थी, संविधान में जो उपबंध था वो केवल एक निर्वाचन आयुक्त के लिए था। 1989 तक केवल एक निर्वाचन आयोग में कार्य करता था। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को इसको बहुसदस्यीय बनाने के लिए, निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रथम बार अधिसूचना जारी की गई और इस अधिसूचना के अंतर्गत 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति की गई। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 1950 में जब इसकी स्थापना हुई निर्वाचन आयोग की, और 1950 से लेकर 1989 तक निर्वाचन आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद 2 निर्वाचन आयुक्तों की प्रबंध पहली बार इस अधिसूचना के आधार पर किया गया 16 अक्टूबर 1989 को। आर वेंकटरमणन उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे और 2 निर्वाचन आयुक्तों की भी इसमें प्रावधान किया गया। पहली बार जो 2 निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए वो थे एस धनोवा और वीएस सहगल। ठीक है। लेकिन ये जो अधिसूचना जारी की गई थी राष्ट्रपति द्वारा, इसकी आलोचना की गई विपक्ष के द्वारा। तो फिर क्या हुआ कि 1990 को फिर से निर्वाचन आयोग को एक सदस्य बना दिया गया। लेकिन जो ये निर्वाचन आयुक्त हुए थे, निर्वाचन आयुक्त जो चयन किए गए थे एस धनोवा और वीएस सहगल, इनमें से एस धनोवा ने इसके विषय में, इसके अगेंस्ट एक केस दायर कर दिया उच्चतम न्यायालय में कि जब इनकी एक बार से इनकी नियुक्ति की गई है तो फिर से क्यों इनको हटा दिया गया। ठीक है। लेकिन इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भैया, जो निर्वाचन आयुक्तों के पदों के सृजन और उत्पादन की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। वो उसको हटा भी सकते हैं और उनका चयनित भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फिर से चुनाव आयोग एक सदस्य हो गया 1990 में। यहाँ बताया गया 1990 में फिर से चुनाव आयोग एक सदस्य बना दिया गया और बाद में फिर से 1993 में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया जिसमें दोबारा से इनको बहुसदस्य बनाया गया। 2 निर्वाचन आयुक्त इसमें फिर से बनाए गए, जो थे एम एस गिल और दूसरे थे जीवीजी कृष्णामूर्ति। इनको फिर से निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया और इस प्रकार से 1993 में फिर से एक बार चुनाव आयोग 3 सदस्य हो गया। यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए और उसके अतिरिक्त 2 निर्वाचन आयुक्त भी में बनाए गए। जब ये निर्वाचन आयुक्त बनाए गए तो इनकी इस बार इस जो अध्यादेश को था उसको संसद द्वारा भी पारित कर दिया गया। 1993 का अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम इसको नाम दिया गया और इस प्रकार से जो ये राष्ट्रपति का अध्यादेश था 1993 वाला, इसके तहत प्रावधान हो गया कि अब से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 2 होंगे निर्वाचन आयोग में और 3 निर्वाचन आयुक्त मिलकर काम करेंगे। साथ में इसमें यह भी प्रबंध किया गया कि निर्वाचन आयुक्त जो अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे उनकी अधिकार और शक्तियां मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होंगी और इनके द्वारा अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वो निर्णय बहुमत से लिया जाएगा और सर्वसम्मति से लिया जाएगा।
सर्वसम्मति अगर उसमें नहीं बनती है तो बहुमत जो भी होगा तीनों निर्वाचन आयुक्त का, उसी के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा। अब ये जो निर्णय था मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, सॉरी, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को शक्ति प्रदान करने का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान, तो इसको निर्णय को चैलेंज किया गया टी.एन. शेषन, जो उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उसके द्वारा उच्चतम न्यायालय में इसको चुनौती दी गई कि ये शक्तियां, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को जो शक्तियां दी गई हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान नहीं हो सकती। तो इस पर जो फैसला आया वो एक M.M. अहमदी की अध्यक्षता वाली 5 न्यायालयों की समिति थी। 14 जुलाई 1995 को इन्होंने अपना फैसला दिया सर्वसम्मति से कि भैया जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसकी शक्तियां उनके समान ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां भी होंगी, और ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान इनको प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से 1995 के बाद 3 निर्वाचन आयुक्त इसमें तय हो गए मुख्य निर्वाचन आयोग में, और उनकी शक्तियां भी इस प्रकार से समान निर्धारित हो गई। ये समिति थी, M.M. अहमदी न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायमूर्ति, इनके अध्यक्ष में समिति बनाई गई थी, 5 सदस्यीय समिति। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि A.M. अहमदी के अध्यक्ष A.M. अहमदी की समिति किससे संबंधित है, तो वो निर्वाचन आयुक्तों की शक्ति से संबंधित है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं कि निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां जो होती हैं वो किसके समान होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों की पास एक तो समान शक्ति होती है, ये मैंने आपको बता दिया गया है। साथ ही में इनके वेतन और भत्ते भी एक दूसरे के समान होते हैं, और ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन, भत्ते और अनुलब्धियां, और साथ में ये शक्तियां भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। अगर इनके निर्णय में कोई विचार मतभेद हो जाता है तो बहुमत के आधार पर निर्णय करता है निर्वाचन आयोग। ये इनकी शक्तियों के विषय में यहाँ बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें क्या होती हैं, यानी कि इनकी सेवा की समाप्ति कैसे होती है, कितनी उम्र तक और कितने वर्ष तक ये सेवा अपनी प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों की शक्तियां चूंकि समान है, तो ये दोनों ही 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा दे सकते हैं, और 6 वर्ष का इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया है, या तो 65 वर्ष तक या तो फिर 6 वर्ष तक, जो भी पहले होगा। अगर पहले 6 वर्ष के कार्यकाल से पहले ही 65 वर्ष की आयु इनकी पूरी हो जाती है तो भी सेवा समाप्त हो जाएगी, और अगर 6 वर्ष इनके संपूर्ण हो जाते हैं तो भी इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भी देकर पद मुक्त हो सकते हैं। देखिए, एक तो इनकी सेवा समाप्ति की शर्त यह है कि 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। इसके अतिरिक्त ये त्यागपत्र भी अपना दे सकते हैं, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त डायरेक्टली राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विषय में एक उपबंध किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति अपनी इच्छा से हटा नहीं सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्य नहीं करता है। इसके लिए हमारे संविधान में ये प्रबंध किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और इसके विषय में संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से यह निर्णय लिया जाएगा। विशेष बहुमत का अर्थ है कि जितने सदस्य वोटिंग कर रहे हों उनके 2/3 सदस्यों का बहुमत हो, साथ में जितने सदस्य संसद में हैं उनके आधे से अधिक भी इस विषय में अपना बहुमत दें। तो यानी कि वोट करने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 या 2/3 होनी चाहिए, उससे अधिक के आधार पर ये बहुमत होगा, और साथ में जो संसद की संख्या है, वर्तमान संख्या, उसके आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा यह निर्णय लिया जाए, तभी इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एक प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त भी कई बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह के द्वारा निर्वाचित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसको इन निर्वाचन आयुक्तों को और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है केवल कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के द्वारा, और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के द्वारा इस सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। जो संसद के द्वारा विधि बनाई जाती है अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत, उसके आधार पर ही इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है।
और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान इनकी प्रतिष्ठा रहती है। वेतन और सुविधाएं इनको इसी के अनुसार प्रदान होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियां क्या क्या है। तो सबसे पहला तो जो मुख्य कार्य है वो चुनाव आयोग को चुनाव कंडक्ट कराना होता है, चुनाव का संचालन। और चुनाव आयोग भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद में राज्य विधानमंडलों के सदस्य, संसद के सदस्य जो होते हैं, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव का संचालन और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के चुनाव का संचालन करता है। तो मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव का संचालन चुनाव आयोग करता है। लेकिन जो राज्य के लोकल चुनाव होते हैं, जैसे नगर निगमों के चुनाव और पंचायत के चुनाव, उनको मुख्य निर्वाचन आयोग उनको कंडक्ट नहीं कराता है, उनको कंडक्ट कराता है राज्य चुनाव आयोग। इसके लिए राज्य विधानमंडल उपबंध करता है प्रत्येक राज्य का विधानमंडल अपने राज्य के अनुसार। इसके अतिरिक्त दूसरा मुख्य कार्य है वह है मतदाता सूची तैयार करना। 326 के अनुसार मैंने आपको बताया कि जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी होती है, जिस नागरिक की वह मतदान के लिए अधिकृत होता है और उसको मतदाता सूची में स्थान दिया जाता है। और जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं, आम चुनाव या मध्यावधि चुनाव, जब किसी लोकसभा सीट पर मध्यावधि चुनाव किया जाता है किसी कारणवश, अगर वो रिक्त हो जाती है तो उससे पहले ये मतदाता सूची तैयार की जाती है, जो चुनाव आयोग का एक मुख्य कार्य है। अन्य कार्य देखते हैं। अन्य कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। प्रथम बार 1952 में जो चुनाव हुए थे उसका परिसीमन किया गया था। 1950 के राष्ट्रपति के अध्यादेश के आधार पर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के आधार पर प्रथम बार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था। उसके बाद संसद ने एक इसके विषय में अधिनियम पारित किया 1952 में। इसको परिसीमन आयोग अधिनियम बोलते हैं। और इसमें प्रबंध किया गया कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो जनगणना होती है उसके आधार पर ही निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन जब किया जाता है तो मुख्य चुनाव आयोग उसका अध्यक्ष होता है और उसके अतिरिक्त कुछ अन्य सदस्य भी उसमें होते हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश होते हैं और हर राज्य के सांसद या विधायकों को भी उसमें शामिल किया जाता है जब परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। और परिसीमन आयोग जो निर्णय लेता है वो अंतिम होता है। किस प्रकार से किसी क्षेत्र का परिसीमन किया गया है उसके विषय में इस निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। जो चुनाव आयोग या परिसीमन आयोग जो भी निर्णय लेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, अध्यक्ष जो होता है इसका परिसीमन आयोग का, वो निर्णय इसमें अंतिम होता है। दूसरा मुख्य कार्य है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चुनाव आयोग जो होता है वो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और इसका ये जो मान्यता दी जाती है वो 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 19A के तहत दी जाती है। और इसके आधार पर ही राजनीतिक दलों को राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्रदान की जाती है। जब चुनाव कंडक्ट किए जाते हैं उनके आधार पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है कि कौन सा दल राज्य स्तरीय दल होगा या राष्ट्रीय स्तरीय दल होगा। कितनी सीट किसी दल ने जीती है राज्य में या लोकसभा चुनावों में या एक से अधिक राज्यों में मिलाकर, उसके लिए एक नियमावली है, कुछ नियम है उसके, जिसका अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो उसके आधार पर ही राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी चुनाव आयोग प्रदान करता है। जो प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल से होते हैं उनको कुछ रिजर्व जो चुनाव चिन्ह होते हैं जो उस पार्टी के लिए रिजर्व होते हैं, जैसे भाजपा के लिए कमल है और कांग्रेस के लिए पंजा है, तो उन प्रत्याशियों को जो उन पार्टी से संबंधित होते हैं वो आरक्षित चुनाव चिन्ह जो होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रत्याशी होते हैं जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते, तो उनको निर्वाचन आयोग अनारक्षित या अनरिजर्व चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। चुनाव का संचालन करना ये तो इनका महत्वपूर्ण कार्य है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा एवं राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों, जिनमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल है, इनके चुनाव निर्वाचन आयोग कंडक्ट कराता है। लोकल जो इलेक्शंस हैं जिसमें नगर निगम के चुनाव और पंचायत के चुनाव, उनको राज्य चुनाव आयोग कंडक्ट कराता है। ये तो थे इनके प्रमुख प्रशासनिक कार्य थे निर्वाचन आयोग के, जो अभी तक मैंने आपको बताए। अब हम बात करते हैं कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी निर्वाचन आयोग के हैं जिनको पूरा करता है,
देखिए जैसे कि अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति चुनाव आयोग से ये परामर्श करता है कि किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है या नहीं ठहराया जा सकता। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, किस अनुच्छेद के तहत ये राष्ट्रपति इनसे परामर्श करता है, ये कई बार क्वेश्चंस में आता है, तो ये अनुच्छेद 103। इसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में राज्यपाल जो परामर्श करता है चुनाव आयोग से, वो अनुच्छेद 192 के अंतर्गत करता है। ये दो महत्वपूर्ण कार्य हैं परामर्श प्रदान करने वाले अर्ध न्यायिक कार्यों के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त चुनाव रद्द करने का भी कार्य निर्वाचन आयोग करता है। अगर निर्वाचन आयोग को ये लगता है कि किसी चुनाव में धांधली हुई है या कुछ अन्य अव्यवस्था उसमें हुई है, तो निर्वाचन आयोग उस चुनाव को कैंसिल भी कर सकता है और दोबारा से वहाँ पे चुनाव किए जाते हैं। जब किसी संसदीय विधायक दल का स्थान रिक्त होता है तब भी चुनाव आयोग वहाँ पे कंडक्ट कराता है उपचुनाव जिसको बोलते हैं, या मध्यावधि चुनाव जिसको बोलते हैं। ये भी एक न्यायिक कार्य है निर्वाचन आयोग का। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी हैं, जैसे राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को अपना चुनाव प्रचार किस प्रकार से करना है, टीवी पर या रेडियोज पर या अन्य प्रचार माध्यमों अन्य माध्यमों पर किस प्रकार से प्रचार करना है, उसको भी का समय भी ये नियत करता है निर्वाचन आयोग की शर्तें नियत करता है। कितनी राशि खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार, वो भी निर्वाचन आयोग ही निर्धारित करता है। और चुनावों में चुनावों की वैधता का निपटारा भी चुनाव आयोग करता है। इसके अतिरिक्त चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना, ये तो है ही निर्वाचन आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। और चुनाव लड़ने वाला वो जो व्यक्ति है उसकी पात्रता का निर्धारण करना कि वो चुनाव के लिए पात्र है कि नहीं है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण भी चुनाव आयोग प्रदान करता है कि किस प्रकार से मतदाता को अपनी वोट देनी है या मतदान करना है। अब हम बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के संबंध में भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए। देखिए सबसे पहले तो मुख्य प्रावधान ये है कि इसके गठन के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, संविधान के अनुसार की स्थापना की गई है, तो ये चुनाव आयोग को स्वतंत्रता प्रदान करता है ये जो प्रावधान है। और चुनाव आयोग की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो एक निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। और इसके अतिरिक्त ये भी है कि जो इनका पद होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति इनको नियुक्त तो करता है लेकिन अपनी इच्छा से इनको हटा नहीं सकता है। इनका कार्यकाल नियत किया गया है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। उससे पहले राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, इसी प्रकार की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए भी होती है। उसके आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों का बहुमत आवश्यक होता है। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक और प्रावधान है कि इनका जो दर्जा होता है, इनकी जो शक्तियां होती है, स्टेटस जो होता है इनका, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। साथ ही में इनके वेतन, इनकी प्रतिष्ठा और इनके जो अन्य फैसिलिटीज़ हैं वो भी सर्वोच्च न्यायालय के समान इनको प्रदान की गई है। और एक और महत्वपूर्ण प्रबंध है इनकी स्वतंत्रता के विषय में, वो ये है कि जब इनकी नियुक्ति एक बार कर दी जाती है तो इनकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि इनका वेतन किसी नियुक्ति के बाद ना तो कम किया जा सकता है, ना ही इनकी सुविधाओं में कोई कमी की जा सकती है। तो ये निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान थे। अगर मल्टीपल चॉइस में कई बार इनमें से 1-2 पॉइंट या 3 या 4 पॉइंट दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है या नहीं है, तो इनको आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे निर्वाचन आयोग के बारे में मुख्य फैक्ट जो हमने लक्ष्मीकांत और परीक्षा वाणी की पुस्तक से कवर की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और वीडियो के शुरू में हमने बताया है। तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।